नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश यादव। आज आपका जो है क्लास है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो पहचान होती है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, इंट्रोडक्शन में आप लोगों को वाक्यों के अंत में जो है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे इत्यादि शब्द आते हैं। अर्थात भविष्य काल में कार्य का समाप्त होना पाया जाता है। ठीक ना। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भविष्य काल में कार्य का समाप्त होना पाया जाता है। इसके पहले आप लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में पढ़े थे, उस टेंस में भी मैंने बताया था, और प्रेजेंट परफेक्ट पढ़े थे, उस टेंस में भी आप लोग पढ़ चुके हैं कि परफेक्ट का मतलब ये होता है पूर्ण काल, है ना। तो प्रेजेंट में वर्तमान में कार्य का समाप्त होना पाया जाता है, पास्ट में भूतकाल में कार्य का समाप्त होना पाया जाता है, और फ्यूचर परफेक्ट में भविष्य काल में कार्य का समाप्त होना पाया जाता है। इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है, विल हैव और शैल हैव का प्रयोग करते हैं। यदि कर्ता हम और मैं है तो शैल हैव का प्रयोग करोगे, और यदि कर्ता मैं और हम को छोड़ करके ही, सी, इट, यू, है ना, या दे ऐसा है या अन्य किसी का नाम है तो सभी के साथ जो है विल हैव का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कार्यों के अंत में, वाक्यों के अंत में जो है कार्य का समाप्त होना पाया जाएगा। जैसा कि मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, चुकूंगा, चुकेंगे, चुकोगे, चुकेगी, है ना, आदि शब्द समूहों का प्रयोग वाक्यों के अंत में करते हैं। वाक्यों के अंत में आता है, यहाँ पे लिख लीजिए, वाक्यों के अंत में आता है, अर्थात कार्य का भविष्य काल में पूरा होना पाया जाता है। ठीक ना, क्लियर हो गया। अर्थात फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जब आपको देखेंगे तो लास्ट में चुका होगे, चुके होंगे या चुकूंगा ऐसा शब्द आएगा तो आप लोग समझ जाएंगे कि यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। इस टेंस की सहायक क्रिया जो है विल हैव और शैल हैव का प्रयोग कर्ता के अनुसार करते हैं। इतना क्लियर हो गया। आगे चले, चलिए यहाँ पे मैंने बता दिया विल हैव शैल हैव का प्रयोग कर्ता के अनुसार करते हैं। आगे चलते हैं। इस काल में मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग सभी कर्ताओं के साथ करते हैं। चूंकि वाक्य का समाप्त होना पाया जाता है तो जो है हर टेंस में, हर वाक्य में जो है मुख्य क्रिया का जो है, जैसे यहाँ पे खेलना है ना, लिखना है, पढ़ना है, तो इसका थर्ड फॉर्म इस फॉर्म में लिखते हैं। इस टेंस में थर्ड फॉर्म का प्रयोग है, जो मेन वर्ब होती है उसका थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग है सभी कर्ताओं के साथ। ध्यान रहे, सभी कर्ताओं के साथ मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। ठीक ना। सहायक क्रिया विल हैव शैल का प्रयोग करते हैं। अगर मैं और हम है तो शैल हैव, और बाकी सभी के साथ विल हैव। इतना क्लियर हो गया। पहचान चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, ए हो गया। सहायक क्रिया जो विल हैव शैल हैव हो गया। इस टेंस में मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इतना क्लियर है। अगर वाक्य में कल का प्रयोग हुआ है तो कल के लिए टुमारो का प्रयोग करेंगे, एस्टरडे का प्रयोग नहीं करते हैं। ध्यान दीजिएगा इसमें। ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। पहले मैं जो है आप लोगों को सिंपल बता दे रहा हूं, सिंपल सेंटेंस पहले समझ लेते हैं। और एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि यह टेंस है जिसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, है ना, यानी दो छोटे छोटे वाक्य आते हैं। ठीक ना। मैं आपको पास्ट परफेक्ट में सबऑर्डिनेट क्लास, है ना, और कोऑर्डिनेट क्लास बताया था, उसी तरह इस टेंस में भी दो छोटे छोटे वाक्य आते हैं। तो इसका जो फार्मूला है, इसका जो रूल है, इसको मैं लास्ट में बताऊंगा। पहले हम लोग सिंपल जो वाक्य है इसको देख लेते हैं, इसको समझने के बाद फिर हम आगे बताएंगे आप लोगों को। ओके, चलते हैं, इसको हल करते हैं। फार्मूला इसका है, फार्मूला आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है भाई। सबसे पहले हमको लिख देना है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिख देना है। मैंने हेल्पिंग वर्ब आपको यहाँ पे बता दिया है, हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे, उसके बाद अदर का प्रयोग कर देंगे। ठीक ना। चलिए, ये बिल्कुल सिंपल है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। देखिए, मैं पत्र लिख चुकूंगा। ठीक ना। अब लास्ट में देखिए चुकूंगा है कि नहीं है, यानी मैं पत्र का कार्य, लिखने का कार्य समाप्त कर चुकूंगा। चुकूंगा आया है ना, तो समझ जाइए कि वाक्य किस टेंस का है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। चुकूंगा, देखिए यहाँ पे वह क्रिकेट खेल चुकेगा, मतलब आने वाले समय में वह इतने समय तक क्रिकेट खेल चुकेगा, खेलता नहीं रहेगा, खेल चुकेगा, मतलब खेलने का काम उसका क्या है, समाप्त हो जाए। वाक्य को समझने का प्रयास किया करिए, वाक्य लगातार जारी नहीं होता है, वाक्य का कार्य का समाप्त हो जाना पाया जाता है। ठीक है ना। जैसे आप देखिए, हम पाठ पढ़ चुके होंगे, अर्थात हम पाठ को जो पढ़ रहे थे वो पाठ पूरी तरह से क्या हो गया, समाप्त हो चुका होगा, पढ़ चुके होंगे, कुछ बचा नहीं होगा। ऐसे फीलिंग आते हैं जो, तो समझ जाइए कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है। ठीक है ना। इसका अनुवाद कैसे करेंगे,
सबसे पहले हमको सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। सब्जेक्ट इसमें क्या है, करता आई है। बताइए, अब मैं बता दिया हूं कि शैल के साथ जो है आई के साथ और वी के साथ हमेशा शैल हैव का प्रयोग करेंगे। तो आई यहां पर है कि नहीं, मैं तो यहाँ पे शैल हैव कर देंगे कि नहीं करेंगे, बोलिए भाई जी। ये पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं, ज्यादा इसको ध्यान से ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। चलिए देखिए, आई शैल हैव लिखने का क्या हो जाएगा भाई, राइट, WRITT। अब देखिए रिटेन जब लिखेंगे थर्ड फॉर्म हो जाएगा, राइट फर्स्ट फॉर्म है ना, इसका थर्ड फॉर्म रिटेन हो जाएगा। आई शैल हैव रिटेन दी लेटर, LETTER। मैंने सब्जेक्ट लिख दिया, आई है, आई के साथ शैल हैव लिख दिया, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लिख दिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दिया। अदर इसमें नहीं है तो नहीं लिखेंगे। क्लियर है, किसी को दिक्कत कोई? आगे चलते हैं। ही है ना, सब्जेक्ट क्या है, ही का प्रयोग हुआ है, तो ही के लिए क्या हो जाएगा, वह है ना, सॉरी वह के लिए ही हो जाएगा। ठीक, ही के साथ विल हैव लगेगा कि शैल हैव, विल हैव, ही विल हैव, ही विल हैव। क्या मुख्य क्रिया क्या है, खेलना, तो प्ले होता है खेलने का अंग्रेजी है ना, हो जाएगा प्लेड। ही विल हैव प्लेड क्या, दी क्रिकेट, दी क्रिकेट, CRICKET। कोई दिक्कत किसी को? ही विल हैव प्लेड दी क्रिकेट, यही ना भाई। आगे चले, चलिए हम पाठ पढ़ चुके होंगे, तो यहाँ पे हम की अंग्रेजी वी हो जाएगा, और देखें यहाँ पे आई और वी के साथ शैल हैव लगाना है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शैल हो जाएगा, वी शैल हैव, है ना। मुख्य क्रिया क्या, पढ़े ना, तो पढ़ने की इंग्लिश हो जाती है रीड। अब देखिए रीड जो है फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, इसका एक ही रूप होता है, रीड को रीड ही लिखते हैं। क्लियर है, वी शैल हैव रीड क्या, दी लेसन, LESSON। आपको मैं नजदीक नजदीक लिख रहा हूं तो दिक्कत ना हो, इसलिए पढ़ के भी देखिए बता देता हूं ना। सब्जेक्ट वी हो गया, इसके साथ शैल हैव का प्रयोग कर दिया गया, मेन वर्ब जो है थर्ड फॉर्म का वो रीड हो गया, और लेसन ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, देखिए मैंने इस पर बता दिया, किसमें, फार्मूला में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर क्या हो जाएगा, अदर। चलिए तो मैं बता ही दिया पूरा। क्लियर है अब, है ना, हो गया है। ये सिंपल वाक्य थे। जब वाक्य आपका सिंपल आएगा इस तरह से, तो आप इस तरह से अनुवाद सिंपली कर देंगे, ठीक ना। लेकिन यदि वाक्य में दो छोटे छोटे वाक्य आ जाते हैं, जैसा कि पास्ट परफेक्ट में मैंने बताया था, यदि वाक्य में दो छोटे छोटे वाक्य आ जाते हैं, एक पूरा बड़ा वाक्य बन जाता है, तो उसका अनुवाद कैसे करेंगे। जैसे आप लोगों को पास्ट परफेक्ट में मैंने बताया था, उसी तरह फ्यूचर में भी। लेकिन पास्ट परफेक्ट से इसका रूल बिल्कुल अलग है, ठीक ना। पूरा वीडियो देखेंगे तो भी समझ में आएगा, है ना। ये बिल्कुल अभी सिंपल मैंने बताया, अब लंबा वाला जो वाक्य होगा ये पास्ट परफेक्ट से बिल्कुल अलग है। इसको आप लोग ध्यान से समझेंगे तभी समझ में आएगा। देखिए उसमें क्या होता था, जब वाक्य पास्ट परफेक्ट का होता था तो आप लोग क्या करते थे, जो घटना पहले होती थी उसका अनुवाद पास्ट परफेक्ट में कर देते थे, जो घटना बाद में होती थी उसका अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट में कर देते थे। लेकिन इसमें क्या है, दो छोटे छोटे वाक्य तो आपको मिलेंगे, लेकिन जो है घटना पहले होगी, जो घटना पहले घटित होगी उसका अनुवाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करेंगे। लेकिन जो घटना बाद में घटित होगी, बिफोर लगाने के बाद, उसका अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं, न कि फ्यूचर इंडेफिनिट में। ध्यान रहे भाई, है ना। जैसे कि उसमें पास्ट परफेक्ट में करते थे, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट में कर देते थे, किए थे कि नहीं किए थे। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें जो घटना पहले घटित होगी उसका अनुवाद फ्यूचर परफेक्ट में तो करेंगे, लेकिन जो घटना बाद में घटित होगी उसका अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे, न कि फ्यूचर इंडेफिनिट में। ध्यान रहे, मैं बार बार इसीलिए बता रहा हूं, ठीक ना।
और पहले आएगा तो, अगर पहले आ रहा है तो जो घटना पहले घटित होगी उसका फ्यूचर परफेक्ट में और बाद वाली को प्रेजेंट इंडेफिनिट में। लेकिन यदि वाक्य में पहले ना आकर बाद में आ गया तो क्या करेंगे, पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट में कर देंगे, पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट में करें, जो घटना पहले घटित होगी उसका अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट में कर देंगे, और जो घटना बाद में घटित हो रही है उसका अनुवाद क्या कर देंगे, फ्यूचर परफेक्ट में कर देंगे। ठीक ना, यही रूल उसमें भी था। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पहले उस वीडियो को देखिएगा फिर इसको देखिएगा, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे छोटा पहले बता दिया हूँ। अब बड़े बड़े वाक्य देखिए कैसे बनते हैं, है ना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वाले। तो चलिए देखिए यहाँ पे लिखा है, इस टेंस में भी दो छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग होता है। पहले तो इतना जान लीजिए कि ये टेंस जो है, इस टेंस में भी दो छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग होता है। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। जो घटना पहले होती है, जो घटना पहले घटित होगी, है ना, उसका अनुवाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, उसका अनुवाद किस टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करते हैं। और जो बाद में होती है, अर्थात जो घटना बाद में होगी, जो कार्य बाद में घटित होता है, उसका अनुवाद किस में करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। उसका अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट में कर देंगे, ना कि प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट में। उसका अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट पहले वाले में। ठीक ना जी। फार्मूला देख लीजिए, अगर वाक्य में बिफोर आया है, पहले शब्द आया, देखिए एक वाक्य किसी किसी वाक्य में पहले आएगा, किसी किसी वाक्य में बाद में आता है। ध्यान रहे, किसी में पहले आता है, किसी में बाद में आता है। तो मैं पहले वाला बता दे रहा हूं, जिस वाक्य में पहले शब्द आएगा पहले उसको समझ लीजिए, फिर बाद में आएगा तो उसको बताएंगे। पहले आता है। देखिए अगर वाक्य में पहले शब्द आया है तो जो घटना पहले घटित होगी उसका अनुवाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कर देंगे। जो घटना पहले घटित होगी उसका अनुवाद किस में करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कर देंगे। फिर बिफोर का प्रयोग करेंगे बीच में, फिर उसमें जो घटना बाद में घटित होगी उसका अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कर देंगे। उसका अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट कब, जब वाक्य में बिफोर आया होगा तब। ध्यान दीजिएगा, है ना, अगर वाक्य में बिफोर आया होगा तब जो घटना पहले घटित होगी उसका फ्यूचर परफेक्ट में कर देंगे, और जो बाद में होगी उसका प्रेजेंट इंडेफिनिट। यदि यहीं पे आफ्टर आ गया, अभी मैं इसका भी फार्मूला लिख दूंगा, यदि यहाँ पे आफ्टर आ गया तो जो घटना पहले हो रही है उसका अनुवाद आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में कर देंगे, है ना, रूल यही रहेगा। लेकिन अब तक ये फ्यूचर परफेक्ट में करते थे, अब यही बिफोर आएगा तो इसको उलट देंगे। जो घटना पहले घटित होगी उसी का अनुवाद पहले करेंगे, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट कर देंगे पहले, और इसको हम क्या कर देंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को बाद में कर देंगे। यहाँ पे अगर बाद आया है तो नहीं समझ में आ रहा है। अरे भाई जो घटना पहले घटित हो रहा है अगर बिफोर आ रहा है तो फ्यूचर परफेक्ट में कर रहे हो, यहीं पे अगर बाद आ गया, यही बाद आ गया तो ये वाला पहले कर देंगे, इसको बाद में कर देंगे। आए समझ में, यही तो है, कुछ अलग थोड़ी बता रहा हूँ। ठीक ना, इसको पहले कर दोगे, इसको बाद में कर दोगे, यही ना जी। तो चलिए पहले बिफोर वाला देख लीजिए। देखिए फ्यूचर परफेक्ट में कैसे करेंगे, यही रूल है एकदम बिल्कुल। देखिए सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, फिर विल हैव शैल हैव लिख देंगे, यही ना, सिंपल वाला ही रहेगा। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग इसमें देखिए किया गया है, तो इसमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म कर देंगे, ऑब्जेक्ट और अदर कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये वाक्य आपका एक कंप्लीट हो गया। उसके बाद बिफोर लिख दोगे, क्या लिख दोगे, देखो यहाँ पे बिफोर है ना, मैं इसी चीज को डिटेल लिखा हूँ, जो यही चीजें फार्मूला जो लिखे हो इसी को डिटेल नीचे लिख दिया हूँ। फ्यूचर परफेक्ट का है, उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। समझ में आ रहा है ना, पहले सब्जेक्ट विल हैव शैल हैव, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर, उसके बाद बीच में देखिए यहाँ पे बिफोर लिखा है कि नहीं लिखा है, तो यहाँ पे बिफोर, उसके बाद अब कार्य होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपको रूल पता होना चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल होता है, सब्जेक्ट हम लोग लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद जो सहायक क्रिया होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, आप लोगों को पता होगा, मैं बताया था, डू और डज। प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया डू डज होती है, लेकिन डू डज का प्रयोग कब करते हैं, डू डज का प्रयोग तभी कब करते हैं, आप नीचे नहीं दिखाई दे रहा, डू डज का प्रयोग, ये डू डज जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब देखिए आपको जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में अनुवाद करना है तो इसका फार्मूला भी पता होना चाहिए, रूल इसके बारे में पता होना चाहिए था। याद करिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का अनुवाद कैसे बनाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट से पहले बात तो सहायक क्रिया डू डज होती है, लेकिन मैंने आपको बताया था डू डज का प्रयोग तभी करते हैं जब वाक्य नकारात्मक होता है या इंट्रोगेटिव होता है। बताया था कि नहीं बताया था, जब वाक्य प्रश्नवाचक और नकारात्मक होगा तभी डू डज का प्रयोग करते हैं। यदि वाक्य प्लूरल है, बहुवचन है तो डू का, और सिंगुलर है तो डज का। लेकिन अक्सर आप लोग देखेंगे जब जो छोटे छोटे वाक्य इसमें आ रहे हैं तो अक्सर वाक्य सिंपल ही रहता है, ध्यान दीजिएगा।
वाक्य अक्सर सिंपल ही रहता है। अगर आ गया इंट्रोगेटिव या निगेटिव तब डू डज का प्रयोग करेंगे, और वाक्य यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल है तो डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो क्या करेंगे, तब पहले सब्जेक्ट लिख देंगे, यहाँ पे देखिए मैं लिखा हूं, पहले सब्जेक्ट लिख देंगे, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ध्यान दीजिएगा भाई, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लिखते हैं, सहायक क्रिया डू डज नहीं लिखते हैं। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का प्रयोग करते हैं जब वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर का प्रयोग कर देते हैं। ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल, पता है कि नहीं, यही बताए थे ना। और वाक्य में यदि वाक्य में नेगेटिव नॉट आ गया है या क्या शब्द आ गया तो क्या कर देंगे, तब जो डू डज का प्रयोग कर देंगे, ठीक ना। वो तो वाक्य पर डिपेंड करेगा, यदि वाक्य सिंपल होगा तो डू डज का प्रयोग नहीं करेंगे। आगे चलिए, ये मैंने फार्मूला बता दिया, ये सिंपल सेंटेंस का आपको वाक्य बता दिया था, ये फार्मूला भी बता दिया। दो छोटे छोटे वाक्य होंगे, यदि बिफोर आएगा आफ्टर होगा तो क्या करेंगे, है ना। अब मैं इसका वाक्य आपको करके 2-4 ठो बता दे रहा हूं एग्जाम्पल, इसको देख लीजिए, ठीक ना। इसको मैं इसको मिटा दे रहा हूं, बाकी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। आप लोग भी लिख लीजिए भाई बढ़िया से, ठीक है, रोक दीजिए। चलिए देखते हैं, मैं अभी आपको फार्मूला बता दिया था, जिस वाक्य में पहले और बाद में आता है, जैसे किसी किसी वाक्य में पहले आता है, किसी किसी वाक्य में बाद में आता है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अनुवाद जब दो छोटे छोटे वाक्य रहते हैं तो मैंने फार्मूला आपको बताया, इसका अनुवाद कैसे करेंगे इसको देख लेते हैं, ठीक ना। मैंने फार्मूला बता दिया है तो इसको देखिए। अब देखिए, तुम्हारे निबंध लिखने से पहले घंटी बज चुकेगी। अब यहाँ पे पहले तो ये देख लीजिए कि यहाँ पे चुकेगी आया है कि नहीं आया है, चुकेगी आया है ना, यानी ये वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है कि नहीं है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। और इस वाक्य में दो छोटे छोटे वाक्य हैं, देखो, एक वाक्य तुम्हारे निबंध लिखना, यानी तुम्हारा निबंध लिखना एक वाक्य हो गया, एक कार्य हो गया, और दूसरा कार्य क्या है, घंटी बज चुकेगी, घंटी का बजना, दो कार्य है कि नहीं है भाई, है ना। अब देखिए इसको ध्यान से समझो, तुम्हारे निबंध लिखने से पहले घंटी बज चुकेगी। अब बताओ पहले कौन कार्य हो रहा है, तुम्हारे निबंध लिखने से पहले ही घंटी बज चुकेगी, अर्थात तुम निबंध अभी नहीं लिखे हो, है ना, निबंध लिखे नहीं रहोगे, उसके पहले घंटी बज जाएगी, यही हो रहा है ना। तो घटना कौन सी घटी रही है, पहले घंटी का बजना पहले हो रहा है। तो मैंने बताया था जब वाक्यों में पहले शब्द आता है तो जो घटना पहले होगा उसका अनुवाद क्या करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट में, और बाकी का जो अनुवाद है उसका प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे, यही बताया था ना। तो पहले शब्द आ गया तो इसका अनुवाद किस, इधर का वाक्य का पहले अनुवाद करेंगे। मैं आपको ट्रिक भी बताया था, जब भी वाक्यों में पहले आए या बाद में आए तो इधर वाले वाक्य का अनुवाद पहले करते हैं। यानी क्यों करते हैं, क्योंकि यही घटना पहले होती है, एक तो ट्रिक है, समझ लो, है ना। इधर का घटना पहले होता है तो पहले इसका अनुवाद फ्यूचर परफेक्ट में कर देते हैं, यही रूल है, और इसका अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे। ध्यान रहे, पास्ट अगर पास्ट परफेक्ट था तो इधर का अनुवाद पास्ट परफेक्ट में करते थे, और इधर का अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट यानी उसी टेंस में करते थे। लेकिन इस टेंस में ऐसा मत करिएगा, इस टेंस में इसका फ्यूचर परफेक्ट में और इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पहले वाले में चले जाएंगे, यही अंतर है दोनों में, ठीक ना। चलिए, तो घंटी बज चुकेगी तो क्या हो जाएगा, दी बेल सहायक क्रिया क्या है भाई इस टेंस की। अब फ्यूचर परफेक्ट में करना है कि नहीं करना, तो सहायक क्रिया विल हैव शैल होगा, तो हो जाएगा विल हैव, द वेल विल हैव रिंग रैंग रंग, थर्ड फॉर्म लिखना है ना, तो क्या हो जाएगा, रंग, रिंग फर्स्ट फॉर्म होता है, रैंग सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म रंग, तो हो जाएगा रंग, द वेल विल हैव रंग। अब पहले लगा है तो यहाँ पे लिख देंगे बिफोर, BEFORE, ठीक ना। अब देखिए, तुम्हारे निबंध लिखने से, है ना, इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक करता क्या है, तुम्हारे अर्थात यू, यही ना भाई, यू। अब मैं अभी आपको बताया हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया जो डू डज होती है, लेकिन वाक्य सिंपल होता है तो डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं। मुख्य क्रिया की मेन वर्ब में
जो मेन वर्ब है, जो मुख्य क्रिया, उसमें यस या यस का प्रयोग कर देते हैं। यदि वाक्य एक वचन है तो ये भी ध्यान दीजिएगा, यदि वाक्य एक वचन होगा तभी यस या यस का प्रयोग करेंगे, यदि बहुवचन होगा तो यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं, ये भी मैंने बताया था, ठीक ना। तो वाक्य कैसा, एक वचन है ना, एक वचन है, हम कुछ भी बोल देते हैं तो पिटबो करते हैं। यहाँ पे यू है, ये प्लूरल नंबर है, ठीक ना, सिंगुलर नहीं है, सिंगुलर होगा तभी एस एस का प्रयोग करेंगे, ये प्लूरल है। तो यू हो गया, यू। अब मुख्य क्रिया डायरेक्ट लिख दीजिए, सहायक क्रिया नहीं लिखना है। मुख्य क्रिया क्या है, बोलो भाई, लिखना। तो फर्स्ट फॉर्म RITE, इसमें यस या यस नहीं लगेगा क्योंकि वाक्य प्लूरल है, ठीक ना। यू राइट, क्या निबंध ना, कर्म क्या है, आयन ऐसे, बताओ ऐसे में आयन लगेगा कि ए लगेगा, ऐसे में आयन ऐसे लगेगा क्योंकि इसका जो उच्चारण है वो वावेल से शुरू है। ए और आयन का प्रयोग भी बाद में बताएंगे, कहाँ पे ए लगता है कहाँ आयन, इसका मैं अलग से क्लास ले लूंगा। तो यहाँ पे आयन ऐसे हो जाएगा, क्लियर हो गया। आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में आवाज आ रही होगी भाई पूजा पाठ की, ठीक ना, तो बगल में पूजा हो रहा है, थोड़ा डिस्टर्बिंग के लिए माफी चाहेंगे। क्लास जरूरी था लेना, इसलिए मैं जो है ले रहा हूं, ठीक ना। चलिए देखिए, दूसरा वाक्य है, इसमें भी पहले आ गया। पहले आप देख लीजिए कि कार्य का पहचान क्या है, लूंगा है कि नहीं है। देखिए, समय समाप्त होने से पहले मैं सब प्रश्न हल कर लूंगा, यानी सभी प्रश्न पहले मैं हल कर लूंगा और समय समाप्त नहीं हो रही होगी। तो यानी ये फ्यूचर परफेक्ट है, क्लियर हो गया। वाक्य में पहले लगा है, बाद लगा, यानी ये दो छोटे छोटे वाक्यों वाला वाक्य है। तो जो घटना पहले होगी उसका अनुवाद फ्यूचर क्या कर देंगे, फ्यूचर परफेक्ट में कर देंगे, जो घटना बाद में उसका प्रेजेंट इंडेफिनिट कर देंगे, यही रूल है ना। चलिए, तो यहाँ से एक वाक्य हो गया, यहाँ से एक वाक्य होगा। तो पहले इसका अनुवाद हम कर लेते हैं। सब्जेक्ट क्या है, बोलो सब्जेक्ट क्या है भाई, सब्जेक्ट है मैं, तो आई लिख दीजिए, आई के साथ बोलो शैल हैव, आई शैल हैव, क्या क्या कर लूंगा, आई शैल हैव SOLVED, थर्ड फॉर्म लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, सॉल्व्ड। आई शैल हैव सॉल्व्ड सब प्रश्न, ऑल क्वेश्चंस, QUESTIONS, आई शैल हैव सॉल्व्ड ऑल क्वेश्चंस, ठीक ना, क्लियर है। यहाँ पे बिफोर लिख देता हूं मैं। उसके बाद समय समाप्त होने से, समय समाप्त होने से, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा। या तो आप देखिए, अगर कभी कभी होता है यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है या यहाँ सब्जेक्ट होता है यहाँ नहीं है, तो हम सब्जेक्ट को ले सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे वैसे समय सब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। तो हो जाएगा दी टाइम, इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट करना है भाई, तो सब्जेक्ट टाइम यहाँ पे ले लो, दी टाइम, है ना, समय समाप्त होना, है ना। तो क्या होना, समाप्त का क्या हो जाएगा, फिनिश या इंड्स, द टाइम इंड्स, क्यों भाई, यही ना। सब्जेक्ट कोई नहीं है विशेष, न तो और कुछ है, दो टाइम इंड, बस लिख दीजिए ऐसे, यहाँ पे बिफोर है। चलिए अगला वाक्य है, देखिए इसमें बाद आया, बाद आया कि नहीं आया, और यहाँ पे चुकेगी आया है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, चुकेगी आया है, तो दो छोटे छोटे वाक्य बाद आया है। तो अब देखिए, बिफोर आता था तो जो घटना पहले होती थी उसका अनुवाद फ्यूचर परफेक्ट में, जो बाद में उसका प्रेजेंट इंडेफिनिट में, लेकिन आ क्या गया, बाद आ गया। तो अब क्या करेंगे, जो घटना पहले घटित हो रही है उसका प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और जो बाद में घटित हो रही है उसका फ्यूचर परफेक्ट में, उल्टा रूल हो जाएगा, है ना, ध्यान से समझिएगा। तो रेलगाड़ी जा चुकेगी, इसका अनुवाद किसमें करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक ना। तो सब्जेक्ट क्या है बोलिए, दी ट्रेन, दी ट्रेन, सहायक क्रिया डू या डज है ना, तो उसका प्रयोग करेंगे नहीं क्योंकि बिल्कुल सिंपल वाक्य है। मेन वर्ब क्या है, जाना, मेन वर्ब क्या है, जाना, तो जाने का अंग्रेजी क्या हो जाता है, गो, और ये ट्रेन एक वचन है ना, तो GOES लग जाएगा, द ट्रेन गोज, द ट्रेन गोज। अब बाद अभी कुछ है ही नहीं इसमें, तो आफ्टर लिख लेते हैं, आफ्टर लिखेंगे कि नहीं,
आफ्टर। अब यहाँ पे सब्जेक्ट, फिर से इसका अनुवाद हमको किस में करना है, फ्यूचर परफेक्ट में कर देना, यही ना भाई, इसका फ्यूचर परफेक्ट में कर दीजिए। तो सब्जेक्ट क्या है, यू है, सब्जेक्ट यू हो गया, यू फ्यूचर परफेक्ट में करना है तो यू के साथ सहायक क्रिया क्या हो जाएगी, विल हैव। द ट्रेन गोज आफ्टर यू विल हैव, है ना, कहा मुख्य क्रिया क्या है, पहुंचना, RESCH और थर्ड फॉर्म रीड हो जाएगा, है ना, कहा, स्टेशन। तो ऑब्जेक्ट इसका स्टेशन हो जाएगा एट दी स्टेशन, STATION। चलिए ये वाक्य आपका सिंपल हो गया। एक चीज और समझ लीजिए, यहाँ पे मैं नेगेटिव सेंटेंस लिखा हूं, यदि वाक्य चाहे पहले वाला हो चाहे बाद वाला हो, यदि वाक्य नेगेटिव है तो क्या करेंगे, जिसका अनुवाद हम पहले करते हैं उसी को नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बना देंगे। ध्यान रहे, यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव समझ लीजिए। यदि मैं इसी वाक्य को नेगेटिव बना दे रहा हूँ, तुम्हारे स्टेशन पहुंचने के बाद रेलगाड़ी नहीं जा चुकेगी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं नहीं लिख दिया, मैं यहाँ पे क्या लिख दिया, नहीं जा चुकेगी। अब बताओ, जो घटना पहले होगी, मैं पास्ट परफेक्ट में भी बताया था, जो घटना पहले जिसका अनुवाद पहले करोगे उसी को नेगेटिव बनाते हैं। इसमें नहीं आएगा तब भी इसी को नेगेटिव बनाएंगे। ध्यान रहे, नहीं भले से इसमें आता है लेकिन नेगेटिव पहले जिसका अनुवाद करेंगे उसी को बनाएंगे। तो यहाँ पे अगर नेगेटिव हो जाता है तो कैसे करेंगे। अब बताओ, इसका अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट में किए हो ना, लेकिन वाक्य कैसा हो गया, नेगेटिव। अब सहायक क्रिया डू डज का प्रयोग करेंगे, मैं पहले ही बता दिया। जब वाक्य सिंपल होगा, जब वाक्य सिंपल होता है तो डू डज का प्रयोग नहीं करते, लेकिन जैसे ही नहीं आएगा तो वाक्य में डू डज का प्रयोग कर देंगे, ठीक ना। अब बताओ, अब यहाँ पे द ट्रेन हो गया और या सेज का प्रयोग भी नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा। ऐसे मैं इसको पहले लिख लीजिए बढ़िया से, इसको स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, फिर मैं इसका नेगेटिव बता रहा हूं। हो गया भाई। चलिए द ट्रेन, अब इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अब हमको सहायक क्रिया नेगेटिव यहाँ पे वाक्य हो गया तो सहायक क्रिया हम ट्रेन के अनुसार लिख देंगे, डू या डज। बताइए डू लिखे कि डज लिखे, सिंगुलर है ना, ट्रेन अकेले ही है तो डज हो जाएगा, द ट्रेन डज। अब इसके साथ नॉट लिख दीजिए, द ट्रेन डज नॉट, द ट्रेन डज नॉट। अब यहाँ पे यस एस जो लिखे थे आप लोग वो नहीं लिखना है अब, क्योंकि डज नॉट ऑलरेडी लग गया। अब मुख्य क्रिया क्या है, जाना, तो डज नॉट गो, द ट्रेन डज नॉट गो। अब यहाँ पे आफ्टर लिख दीजिए, यहाँ पे आफ्टर लिख दीजिए, ऐसे मैं दूसरे से लिख दे रहा हूं। द ट्रेन डज नॉट गो आफ्टर यू विल हैव रीच एट द स्टेशन। अब ये वाक्य निगेटिव हो गया भाई, ये वाक्य कैसा हो गया, निगेटिव। मैंने सिंपल बताया फिर नेगेटिव बता दिया। जैसे मान लीजिए इसको देख लीजिए, अगर यह नेगेटिव हो गया है तो कैसे इसका बनाएंगे, सॉरी इसका, समय समाप्त होने से पहले मैं सब प्रश्न नहीं हल कर चुकूंगा। यहाँ पे नहीं मैं लिख दे रहा हूं, क्या लिख दे रहा हूं, नहीं लिख दिया, ठीक ना। इसका अनुवाद करिए। अब देखिए नहीं लग गया और वाक्य में आया क्या है, पहले आया है। इसका अनुवाद फ्यूचर परफेक्ट में किए हो कि नहीं किए हो, और इसका अनुवाद इधर वाले का प्रेजेंट इंडेफिनिट में किए हो। अब हमको पहले आया तो इसका अनुवाद देखो फ्यूचर परफेक्ट में नेगेटिव में कर देंगे और क्या हो जाएगा बताओ, सहायक क्रिया वही रहेगी, है ना। आई शैल नॉट हैव होता है ना, देख लेना भाई, हैव नॉट, आई शैल हैव नॉट क्या दिया है, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। देखिए जब भी नॉट का प्रयोग करेंगे तो शैल और विल के बीच में नॉट फिर जो है हैव, ध्यान रहे। तो यहां पे हो जाएगा आई शैल नॉट हैव, यही ना, क्यों भाई, विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव। अब देखिए और सारी चीज वही रहेगी, बस खाली हमको सहायक क्रिया जो विल शैल है, शैल हैव है और विल हैव है, उसी के बीच में नॉट लिख देना है।
और सारी चीज वही है, ठीक ना। आई शैल नॉट हैव सॉल्व्ड ऑल क्वेश्चंस बिफोर द टाइम एंड्स, ठीक है। बस इसी को हमको निगेटिव बना देना, इधर वाले वाक्य को, क्लियर है। और इंट्रोगेटिव भी होगा तो पहले इसी को इंट्रोगेटिव, मैं कल इंट्रोगेटिव निगेटिव फिर से एक बार बता दूंगा अगली वीडियो में। फिलहाल आप लोग सिंपल वाले को मुझे आशा है कि समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी, ठीक ना, तो इसको जरूर आप लोग लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।